एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज पहुंच गए हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट योर रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, और पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है बेटा वो हमने एक पेज में क्या किया है, कवर किया है आप लोगों के लिए। पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। दिस वीडियो इज फॉर CA, CS and CMA students who are in their intern or executive, and it is applicable for May 26, May, June, September, November, December 2026 and Jan 2027 एग्जाम। ठीक है, नाउ सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस का है सेक्शन नंबर 6। रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं? तो हमको क्या करना होता है, लोगों को कैटेगराइज करना होता है कि भाई हम किससे कितना टैक्स ले सकते हैं। तो जो बंदा ज्यादा इंडिया में रहेगा उससे ज्यादा टैक्स लेंगे, जो कम इंडिया में रहेगा उससे कम टैक्स लेंगे। तो हमको जितने दिन वो इंडिया में रह रहे हैं उनके बेसिस पे उसको कैटेगरी देनी पड़ती है कि भैया आपको ये बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे। फिर जो ज्यादा टाइम इंडिया में रहता है उससे ज्यादा टैक्स लेना है, जो कम टाइम इंडिया में रहता है उससे कम टैक्स लेना है। तो उसको कैटेगराइज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं कि पर्सन, फिर पर्सन को दो कैटेगरी में डालते हैं, एक है रेसिडेंट, दूसरा है नॉन रेसिडेंट। फिर जो रेसिडेंट है उसकी भी दो कैटेगरी है, एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, पर्सन। पर्सन में या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अब जब वो रेसिडेंट बन गया तो क्या वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना है कि रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन दैट वी गो फॉरवर्ड टू। अब कोई भी पर्सन है तो कैसे पता लगेगा कि वो रेसिडेंट है कि वो नॉन रेसिडेंट है? तो उसके लिए बनाई गई है क्या, बेसिक कंडीशन, कि आपको बेसिक कंडीशन चेक करनी है। अगर कोई बंदा एक बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या है, रेसिडेंट है। नहीं सेटिस्फाई किया तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट। उसके बाद जब रेसिडेंट बन गया तो बनवाई क्या, एडिशनल कंडीशन, कि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो अगर दोनों सेटिस्फाई करोगे तो क्या बनोगे, ROR। और अगर दोनों या एक भी नहीं सेटिस्फाई करोगे, एक भी कर लोगे तो क्या बन जाओगे, RNOR। ठीक है, अब तो स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया गया ये देखना। सेक्शन नंबर 6 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल। As per section 6(1), an individual who satisfy any one of the basic condition shall be classified as resident। ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सेटिस्फाई करता है वन ऑफ द बेसिक कंडीशन तो उसको क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दी गई है क्या, बेसिक कंडीशन, और क्या बोलते हैं, एनी वन, दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से अगर आप कोई एक भी सेटिस्फाई करोगे तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। और अगर आप एक भी सेटिस्फाई नहीं करते तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब बेसिक कंडीशन जो है ना सर, वो क्या बोलता है, बेसिक कंडीशन बोलता है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में कितना रहा है, 182 डेज और मोर। कि जो प्रीवियस ईयर है, पिछला साल है, उसमें वो 182 डेज और मोर अगर इंडिया में स्टे करा है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और या तो ये नहीं तो फिर ये, कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड दो कंडीशन है, 365 days or more in last 4 immediately preceding financial year। मतलब जो मेरा पिछला साल है ना सर, 25-26, तो 25-26 का जो साल है उसमें कितना स्टे करना है, 60 डेज। और उसके जो पहले का 4 साल है, ठीक है, उसके पहले के जो 4 इयर्स है उसमें कितना स्टे करना है, उसमें स्टे करना है 365 डेज। ठीक है, क्योंकि ये मेरा 1 अप्रैल है, मतलब 1 अप्रैल की डेट क्या है, 1/4/2026। 1/4/2026 असेसमेंट ईयर की जो पहली डेट है। ठीक है, असेसमेंट ईयर की जो पहली डेट है उसमें मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ रेसिडेंट हूँ कि नॉन रेसिडेंट हूँ। मतलब अभी करेंटली मैं 1/4/2026 को देखूंगी। ठीक है, तो मैं देखूंगी या तो पिछले साल 25-26 में, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया सर, 25-26। हाँ, एक चीज और, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया, 25-26। तो क्या 25-26 में उसने 182 डेज और मोर स्टे किया है कि नहीं किया, चेक कब करूंगी, 1/4/2026 को। ठीक है, उसके बाद या तो सेकंड कंडीशन बोलती है कि पिछले साल
पिछले साल जो आप 60 डेज और मोर स्टे करो, उसके पहले के 4 साल में अगर 365 डेज और मोर अगर स्टे किया है, दोनों साथ में सेटिस्फाई होगा, तो फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। आप दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर लो तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। और अगर नहीं सेटिस्फाई करोगे, एक भी नहीं करोगे, तो आप क्या बन जाओगे, डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नॉन रेसिडेंट का कोई फर्दर बाइफरकेशन नहीं है, नॉन रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब यहाँ पर ना बाजू में ही लिखा हुआ है क्या, बेसिक कंडीशन के बाजू में क्या, एक्सेप्शन। ठीक है। तो कुछ लोग है ना वो नॉर्मल रूल से नहीं जाएंगे, वो एक्सेप्शन से जाएंगे। तो पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब एक्सेप्शन ही देखोगे, क्या एक्सेप्शन में तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अगर एक्सेप्शन में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसको जनरल रूल में लेके जाना है। ठीक है। तो एक्सेप्शन जो है ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से कुछ अलग होगा, तभी वो किस में जा रहा है, मतलब एक्सेप्शन में जा रहा है। मतलब एक्सेप्शन में जाएगा तो जनरल रूल जो है वो फॉलो नहीं। अब कौन से लोग जो है एक्सेप्शन में जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो बोलता है कि पर्सन विल बिकम रेसिडेंट ओनली इफ सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। कि पर्सन जो है वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। तो पर्सन विल बिकम रेसिडेंट ओनली इफ, कब, ओनली इफ ही सेटिस्फाइज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। ठीक है। ओनली इफ ही सेटिस्फाइज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, मतलब ये जो पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है। ठीक है। पर्सन ए जो है, पर्सन बी जो है, वो पर्सन सी है। ठीक है। तो ये जो ए, बी और सी, ए बी और सी, फर्स्ट है आपका ए, इंडियन सिटीजन। आईसी मतलब क्या होता है, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ठीक है। जो इंडियन सिटीजन एज ए क्रू मेंबर इंडिया छोड़ के जा रहा है वो, तो उसको क्या करना है, सरकार बेनिफिट देना चाहती है कि भाई तुम एटलीस्ट 182 डेज रहो। मतलब इंडिया में तुम कम रहोगे, मतलब तुम अगर कम रहोगे तो अच्छा है, तुमको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, तुम नॉन रेसिडेंट रख जाओगे तो इंडिया की इनकम पे टैक्स नहीं रहेगा। तो उनके लिए ज्यादा कंडीशन नहीं डाल रही, उनको कम कंडीशन से फंसाना चाह रही। बाकी लोगों के लिए 2 कंडीशन डाली फंसाने के लिए, बट इन लोगों के लिए एक कंडीशन डाली है ताकि सरकार जो है इनको बेनिफिट दे सके। तो पहला किसको बेनिफिट दे रही है, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। सेकंड बोलता है इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। कि ऐसे इंडियन सिटीजन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए। फिर पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया हैविंग इंडियन इनकम अप टू ₹15 लाख। ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो क्या है, कम इंडिया में विजिट के लिए आए हैं, हैविंग इंडियन इनकम अप टू ₹15 लाख। कि जिसकी इंडियन इनकम जो है वो क्या है, अप टू रुपीज कितना है बेटा, 15 लाख रुपीज है। तो इंडियन इनकम अप टू रुपीज हाउ मच, 15 लाख। तो जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख, इंडिया की इनकम, इंडियन इनकम मतलब इंडिया की इनकम जो है वो अप टू 15 लाख है, मतलब क्या है, गरीब है वो क्या टैक्स देगा इंडिया में, तो उसको नहीं फंसाना है। तो थर्ड पॉइंट सरकार अपने फायदे के लिए डाली है, ए और बी पॉइंट जो है वो सरकार सिटीजन्स के फायदे के लिए डाली है। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। फिर थर्ड है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट के लिए आया है और जिसकी इंडिया की इनकम अप टू 15 लाख है। तो ये तीनों के लिए क्या है, एक कंडीशन डाली गई है, फर्स्ट कंडीशन कि 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रहोगे तो इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे, और अगर नहीं रहोगे तो फिर इंडिया के नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया। अब सेकंड एक्सेप्शन जो है वो क्या बोलता है, सेकंड एक्सेप्शन बोलता है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो मैं इंडिया में विजिट के लिए आए, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। मतलब यही इंडियन इनकम, दैट इज कि जो इंडिया की इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए ना वापस से 2 कंडीशन डाली। ठीक है। तो ये समझना कि अगर इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं तो उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख तक है या 15 लाख से ज्यादा है। अगर 15 लाख तक है तो गरीब इंसान है, क्या टैक्स देगा इंडिया में, तो उसको फंसाने के लिए सिर्फ एक कंडीशन बनाई है। बट ये जो सेकंड बनता है जिसकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, मतलब वो अमीर है, वो इंडिया में टैक्स दे सकता है, तो उसको इंडिया में रेसिडेंट बनाने के लिए हम ज्यादा कंडीशन डालेंगे।
उसको इंडिया का रेसिडेंट बनाने के लिए, इंडिया का रेसिडेंट फंसाने के लिए हम ज्यादा कंडीशन डालेंगे। तो 2 कंडीशन डाली गई है। फर्स्ट कंडीशन जो है ना सर वो सेम है, क्या? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, कि वो उसका इंडिया में स्टे, ठीक है, कि स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और स्टे फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, कि स्टे क्या है, स्टे किसके लिए, 120 डेज, तो स्टे फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, कि पिछले 4 साल में कितना है, 365 डेज और मोर, और प्रीवियस ईयर में कितना है बोल रहा है, 120 डेज और मोर, ठीक है। तो बेटा ये ना बेसिक कंडीशन से अलग है करके ही इसको डाला है कहां पर, एक्सेप्शन में। तो मैम बेसिक से क्या अलग है, बेसिक से अलग है 120 डेज, क्योंकि बेसिक में क्या बोलते हैं 60 प्लस 365, यहाँ पर क्या बोल रहा है 120 प्लस 365 डेज अगर होगा तो सेकेंड कंडीशन में आएगा। तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन एक सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। फॉर दिस कंडीशन ऑलवेज RNOR, ठीक है, कि ऐसे फॉर दिस कंडीशन ऑलवेज व्हाट योर RNOR नोट। इफ इंडिविजुअल रिटर्न्स परमानेंटली टू इंडिया, इंडिया में अगर वो परमानेंटली रिटर्न करता है, मतलब फॉर एग्जांपल, तो उसमें नॉर्मल प्रोविजंस ही लगेंगे, ये वाले प्रोविजंस जो है वो नहीं लगेंगे। तो उसमें नॉर्मल प्रोविजंस ही लगेंगे, उसमें ये वाले जो प्रोविजंस है वो नहीं लगेंगे, मतलब ये वाले नहीं लगेंगे, जो नॉर्मल प्रोविजंस है वो लगेंगे, ठीक है। तो अगर वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है तो वो एक्सेप्शन में, अगर वो विजिट के लिए नहीं आ रहा है, वो परमानेंटली अगर इंडिया आ रहा है तो क्या वो एक्सेप्शन में आएगा, नहीं, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 एक्सेप्शन पढ़ा है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या बोलता है कि ये 3 लोगों के लिए रेसिडेंट बनने के लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन है, दैट इज 182 डेज और मोर, कितने टाइम प्रीवियस ईयर इंडिया में रहोगे तो फिर आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके लिए जो है बेटा वो क्या है, 2 कंडीशन है, 182 डेज वाली भी है, फिर 120 प्लस 365 डेज वाली भी कंडीशन है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है आगे कि फॉर दिस कंडीशन ऑलवेज RNOR, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि अगर आप ऑलवेज फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, कि स्टे फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, तो 120 डेज, स्टे फॉर 120 डेज और मोर इन वेयर प्रीवियस ईयर, कि 120 दिन और ज्यादा और मोर इन प्रीवियस ईयर एट 365 डेज और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आप ये वाली कंडीशन से अगर इंडिया के रेसिडेंट बनते हो तो आप हमेशा RNOR ही बनोगे, आप ROR नहीं बनोगे, ठीक है। तो वही बोलना चाहते हैं कि अगर आप ये वाली कंडीशन से अगर इंडिया के रेसिडेंट 182 से बनोगे तो नहीं, सेकंड कंडीशन से अगर बनोगे तो आप हमेशा RNOR, फर्दर क्लासिफिकेशन में आप हमेशा RNOR बनोगे, ROR नहीं बनोगे, मतलब इसमें आपको फर्दर क्लासिफिकेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या बन जाओगे, RNOR, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड एक्सेप्शन है जो बात करता है क्या सर, डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट का क्या है, सेक्शन 6(1)(a। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बंदा जो है एक दिन भी इंडिया नहीं आया, एक दिन भी इंडिया नहीं आया, लेकिन उसकी इंडिया की इनकम जो 15 लाख से ज्यादा है और वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया से जो इनकम कमा रहा है साल भर में 15 लाख से ज्यादा है, बट एक दिन भी इंडिया नहीं आया, ठीक है, तो हम लोग उसको इंडिया का रेसिडेंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझना, कि an individual being Indian citizen having total income other than from foreign sources exceeding 15 lakh will be said to be resident of India if he is not liable to pay tax in any other country। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, क्या उसके डोमिसाइल का रीजन है, और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया, मतलब किसी भी कंट्री के क्राइटेरिया में वो नहीं फंस रहा है, कहीं भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं बन रहा है, वहां पर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो वो इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट बन जाएगा। और डीम्ड रेसिडेंट भी हमेशा क्या होता है, डीम्ड हमेशा भी क्या होता है, RNOR। एक चीज समझना कि जो डीम्ड रेसिडेंट है वो भी हमेशा क्या होता है, RNOR, ठीक है। तो वो इंडिया का क्या बनेगा, RNOR।
बट अगर आपके में 61A अप्लाई हो रहा है, 61A किसका है बेटा, डीम रेसिडेंट का, तो अगर आपके में 61A अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 61 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब बेसिक कंडीशन जो है वो नहीं लगेगी। तो जब आपके ऊपर बेसिक कंडीशन नहीं लग रही तो ही आपके ऊपर डीम रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा। तो सर यहाँ पर ना क्या है, 3 एक्सेप्शन है। क्या है आपके, 3 एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन में 3 एक्सेप्शन है। पहला क्या है, पर्सन विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली इफ ही सैटिस्फाइज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ये 3 लोगों के लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। सेकंड वाले के लिए 2 कंडीशन है, पहली तो ठीक है, सेकंड में अगर बनेगा तो आरएनओआर ही बनेगा, और थर्ड वाले के लिए भी क्या है, कोई कंडीशन नहीं, बोलता है कि अगर इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो और अगर आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट नहीं हो और वहां पे अगर आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं हो तो फिर आप क्या बन जाओगे, इंडिया के रेसिडेंट बन जाओ। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो क्या पहले चेक करेंगे कि क्या एक्सेप्शन में अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, अगर एक्सेप्शन में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो फिर बेसिक कंडीशन से उसको लेके जाएंगे। बेसिक कंडीशन में से दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जो है वो क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया, तो उस केस में अपन आगे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे अपन आगे, अपन चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। ही हैज बीन, वो क्या है बेटा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, कि पिछले 10 सालों में क्या वो 2 साल या उससे ज्यादा इंडिया का रेसिडेंट रहा है, एंड, क्योंकि ये क्या है, बोथ कंडीशन है, एंड he has stayed in India for 730 days or more in last 7 previous years, कि पिछले 7 सालों में अगर वो 730 डेज और मोर अगर इंडिया में स्टे कर रहा है, पिछले 7 सालों में अगर वो 730 डेज और मोर इंडिया में स्टे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन जो है उसमें अपन देखेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, ही हैज बीन द रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस, पिछले 10 सालों में 2 साल या उससे ज्यादा इंडिया का रेसिडेंट रहा है, एंड स्टेड इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 years, ठीक है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा, ROR, और अगर एक सेटिस्फाई करता है एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या बन जाएगा, RNOR। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का आपको कैसे चेक करना है, तो ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब कुछ जो है वो क्या दिए हुए, नोट दिए हुए हैं। नोट क्या बोलता है कि जिस दिन आप इंडिया में आते हो और जिस दिन आप इंडिया के बाहर जाते हो, फ्लाइट लेते हो जिस दिन इंडिया में आते हो, जिस दिन इंडिया के बाहर जाते हो, तो वो दोनों दिन जो है वो क्या होंगे, इंडिया के क्या बोलते हैं, इंडिया के अंदर काउंट होंगे, मतलब स्टे इन इंडिया काउंट होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर जो है वो दोनों के दोनों इंडिया के अंदर काउंट होंगे। तो फर्स्ट नोट जो है वो यही बोलता है। सेकंड क्या बोलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को हर साल डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है वो बंदा जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब होता है जब क्या बोलते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान वो सब चीजें इंडिया से अलग नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, stay in India include 12 nautical miles into sea from Indian coastline। स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है कि अगर आप पानी में भी हो तो अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर इंडिया के अंदर हो तो फिर उसको क्या माना जाएगा, तो उसको माना जाएगा आपका स्टे इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। मतलब उसके बाद नेक्स्ट नोट क्या बोलता है, इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई क्रू मेंबर है और वो इंडिया के बाहर जा रहा हो, वो इंडिया के अंदर आ सॉरी शिप के थ्रू इंडिया के बाहर जा रहा हो, इंडिया के अंदर आ रहा है, वो जिस दिन वो क्या बोलते हैं शिप में जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट साइन करता है जिसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जिस दिन जाता है उस दिन साइन इन करता है सर्टिफिकेट में और जिस दिन आता है उस दिन साइन ऑफ करता है, ठीक है। तो जिस दिन वो सीडीसी में साइन इन कर रहा है और जिस दिन वो सीडीसी में साइन आउट कर रहा है वो दोनों दिन जो है वो इंडिया के बाहर काउंट होंगे, ठीक है। नॉर्मल लोगों का केस क्या है, क्रू मेंबर को हटा दो, क्रू मेंबर को छोड़ के नॉर्मल लोगों के लिए क्या है, जिस दिन इंडिया के अंदर जा रहे हो इंडिया के बाहर जा रहे हो दोनों दिन इंडिया के अंदर काउंट होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं क्रू मेंबर के लिए जिस दिन वो सीडीसी साइन इन करते हैं साइन ऑफ करते हैं दोनों दिन इंडिया के बाहर काउंट होंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर नोट फॉर कि क्या बोलते हैं आपका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल।
नाउ नीचे ये क्या बोलता है कि एचयूएफ का, फर्म एओपी बीओआई का और कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो एचयूएफ का, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्शली अगर इंडिया में है, थोड़ा या पूरा जो है वो इंडिया में है, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अगर होली और पार्शली अगर इंडिया में है, तो यस क्या बनोगे, रेसिडेंट, अदरवाइज नो, तो क्या बन जाओगे आप, नॉन रेसिडेंट। ठीक है। हाँ, उसके बाद इफ कर्ता सेटिस्फाई द बोथ एडिशनल कंडीशन, ठीक है, कि कर्ता जो है वो क्या हो जाएगा, अगर बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो क्या बनेगा, आर ओ आर, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है बोथ तो क्या बनेगा, आर एन ओ आर। उससे पहले अपन चेक करेंगे कि किसको कंट्रोल और मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट अगर होली और पार्शली इंडिया में है तो रेसिडेंट, अदरवाइज एचयूएफ इज नॉन रेसिडेंट। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन एचयूएफ के लिए कर्ता को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कंडीशन, कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एचयूएफ जो है वो आर ओ आर बन जाएगा, नहीं करता है तो एचयूएफ जो है वो आर एन ओ आर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, फर्म एओपी बीओआई और एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इफ इसका भी सेम है, कंट्रोल मैनेजमेंट अगर होली और पार्शली अगर इंडिया में है तो यस रेसिडेंट, नो तो नॉन रेसिडेंट, नो फर्दर बाइफर्केशन। ठीक है। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली और पार्शली अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, नहीं है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, कंपनी विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ, कम इंडिया अगर कंपनी जो है वो इंडिया की रेसिडेंट मान ली जाएगी, या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन अगर इंडिया में हुआ है तो, या तो अगर उसका पोएम अगर इंडिया में है तो वो क्या है, इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी कौन मानी जाएगी, अगर रेसिडेंट कौन माना जाएगा, अगर वो इंडियन कंपनी है तो, या तो उसका पोएम अगर इंडिया में है तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा, तो फिर वो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, कंपनी जो है वो इंडिया की रेसिडेंट है। पोएम का मतलब क्या है, पोएम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब एक चीज समझना ध्यान से कि क्या बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में, कंपनी के रिस्पेक्ट में, कंपनी के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो क्या बोलते हैं इंडिया में हो रही है लेकिन मेजर ऑपरेशन जो है वो बाहर है, जो पोयम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा। तो अल्टीमेटली जहां पर बोर्ड मीटिंग होती है ऐसी जगह जहां पर क्या बोलते हैं की डिसीजंस लिए जाते हैं, उसी को अपन क्या कंसिडर करते हैं, पोएम कंसिडर करते हैं, और फिर वहां पर माना जाता है कि कंपनी जो है वो उस कंट्री की रेसिडेंट है। तो अगर जो मेजर डिसीजंस है, भले ही मान लो इन्वेस्टर पूरे फॉरेन है, जो बोर्ड डायरेक्टर्स है वो भी फॉरेन के हैं, लेकिन अगर की डिसीजंस इंडिया में लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कंपनी इंडिया की रेसिडेंट है। अब आई एम क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट योर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये बचा है हमारा, और फिर क्या बचा है, क्या बोलते हैं, सेम वो उसके पूरे नीचे के उसके नोट्स हैं। ठीक है। तो अभी इस साइड में हमने क्या कंप्लीट किया है, तो इस साइड में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस कि कैसे बंदा जो है वो रेसिडेंट बनेगा, कैसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, कैसे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, वो जो है वो सब इस साइड में है। ठीक है। और फिर उसका स्कोप कि अगर वो रेसिडेंट है तो उसमें कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट है तो कौन सी टैक्सेबल होगी, वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा इधर। आई एम क्लियर। Now, we are heading towards the topic called as what your scope of total income. ठीक है। तो अभी तक क्या किया था हम लोगों ने, तो अभी तक हम लोगों ने किया है रेसिडेंशियल स्टेटस कि डिटरमाइन किया है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो है, कोई भी एक इंडिविजुअल जो है उसका क्या बोलते हैं उसमें कैसे टैक्स लेंगे, तो उसको स्टेटस देना पड़ेगा टैक्स देने के लिए। जो इंडिया में ज्यादा दिन रहता है उससे ज्यादा टैक्स लेते हैं, जो इंडिया में कम दिन रहता है उसको कम टैक्स लेते हैं। ठीक है। तो उनको एक स्टेटस देना पड़ेगा, तभी हम उसकी इनकम का स्कोप डिसाइड करेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, स्टेटस डिसाइड करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। फिर अपन डिसाइड करेंगे कि अगर वो रेसिडेंट है तो क्या टैक्सेबल होगा, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कितना होगा, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो क्या टैक्सेबल होगा। ठीक है। तो द मेन चार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट योर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर सेक्शन 5। ठीक है। तो मेन चार्ट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन 5। ठीक है। अब क्या बोलता है ये, तो ये बोलता है आपका कि टाइप्स ऑफ इनकम। सर जो इनकम होती है ना वो कितने टाइप की होती है, तो जो इनकम होती है वो 4 टाइप की होती है। ठीक है। तो अच्छा पहला टाइप क्या है, तो पहला टाइप है
इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, कि इनकम जो अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, डीम टू अक्रू और अराइज हो रही है इन इंडिया, दैट इज योर फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, अक्रू होने का मतलब क्या होता है, अराइज होने का मतलब जो इंडिया में पैदा हुई है, जो इंडिया से जनरेट हुई है, जो इंडिया के बिजनेस से जनरेट हुई है, इंडिया की हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट हुई है, इंडिया के शेयर से जनरेट हो रहा है, इंडिया की एफडी से जनरेट हो रहा है, मतलब एसेट जो है वो इंडिया में है और वहां से आपको अगर इनकम जनरेट हो रही है तो वो क्या है, इनकम अक्रू इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब एक तो अपन नेचुरली देखेंगे कि कौन सी इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, और कुछ ना सर डीम्ड केसेस है। डीम्ड केसेस है कि कुछ केसेस में हमको मान लिया जाएगा कि इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो वो डीम केसेस कहाँ लिखे गए हैं, वो डीम केसेस ना नोट नंबर 1 में लिखे गए हैं। नोट नंबर 1 में ना जो आपके डीम केसेस है वो बताए गए हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव्ड। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम रिसीव्ड इंडिया, मतलब पहली बार अगर आपको इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हो रही है तो उसको रिसीव मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इनकम पहले आपको फॉरेन के बैंक अकाउंट में रिसीव हुई है और उसके बाद आप फॉरेन के बैंक अकाउंट से इंडिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको ना सर रेमिटेंस बोलते हो। रेमिटेंस यहाँ पर कवर नहीं होता है। There's a difference between received and remittance। ठीक है, रेमिटेंस का कोई लेना देना नहीं है। रिसीव्ड का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीव्ड अगर हो रही है, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसा मान लिया जाएगा कि क्या है, इंडिया में रिसीव होने वाली है। तो दैट इज व्हाट माय सेकंड कैटेगरी ऑफ इनकम। ठीक है, तो पहला क्या है, इनकम अक्रू और अराइज। पहला है इनकम अक्रू और अराइज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, और क्या है, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो डीम्ड केसेस दिए हुए नोट नंबर 1 में। फिर इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, दैट इज गिवन इन वेयर नोट नंबर 2। उसके बाद थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। आपको इनकम भले कहीं भी हो, लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन क्या हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बिजनेस प्रोफेशन अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या बोलते हैं, इनकम इंडिया में क्या बोलते हैं, टैक्सेबल होगी। तो ये थर्ड टाइप ऑफ इनकम है। ठीक है, किसको टैक्सेबल होगी वो देखना पड़ेगा। और चौथा क्या है आपका, अदर फॉरेन इनकम। तो 4 टाइप की इनकम में क्लासिफाई करना है आपको इनकम को। पहला है अक्रूड इन इंडिया, दूसरा है सर रिसीव्ड इन इंडिया, तीसरा है सर बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और चौथा है आपका अदर फॉरेन इनकम। ठीक है, अब मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, पहला क्या है आपका अक्रूड इन इंडिया, दूसरा क्या है रिसीव्ड इन इंडिया, तीसरा क्या है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और चौथा है आपका अदर फॉरेन इनकम। ठीक है, आपको हमेशा लाइन वाइज चेक करना है, मतलब ये चारों जो है ना वो सीक्वेंस वाइज ही इनकम चेक करना है। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा तो आपको चेक करना है क्या ये अप्रूव्ड इन इंडिया है, नहीं, एलिमिनेट। फिर दूसरा, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है, नहीं, एलिमिनेट। फिर तीसरा, क्या है बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ओके ठीक है, ये नहीं है तो फिर क्या लास्ट वाला, अदर फॉरेन इनकम। मतलब हर इनकम ये चारों कैटेगरी में कहीं ना कहीं आएगी अगर वो टैक्सेबल है तो। अगर एग्जेम्प्ट है तो क्या हम इसको यहाँ पर लाएंगे, नहीं, अगर एग्जेम्प्ट इनकम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब कैटेगरी जो है वो क्या है, 3 तरीके की है। रेसिडेंट के अंदर सर 2 कैटेगरी है। किसके अंदर, रेसिडेंट के अंदर। ठीक है, रेसिडेंट के अंदर सर 2 कैटेगरी है, दैट इज योर ROR और RONOR, और तीसरा क्या है आपका NR, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब रेसिडेंट जो है, रेसिडेंट के अंदर 2 है, ROR RNOR, और तीसरा क्या है आपका NR। तो ROR इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फिर दूसरा है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा है आपका क्या है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब जो इनकम अक्रूड इन इंडिया है ना, जो इनकम अक्रूड इन इंडिया है ना, वो टैक्सेबल होगी तीनों को। ठीक है,
जो इनकम अक्रूड इन इंडिया है ना वो टैक्सेबल होगी तीनों को, जो इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड है ना वो भी टैक्सेबल होगी किसको, तीनों को। ठीक है, तो जो अक्रूड इन इंडिया है फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो भी तीनों को टैक्सेबल होगी और जो सेकंड कैटेगरी है वो भी तीनों को टैक्सेबल होगी। तो ये ध्यान रखना है, चाहे इनकम अक्रूड इन इंडिया हो चाहे वो रिसीव्ड इन इंडिया, वो हमेशा इंडिया में सबको टैक्सेबल होगा, मतलब आरओआर को भी टैक्सेबल होगा, आरओएनओआर को भी टैक्सेबल होगा और नॉन रेसिडेंट को भी होगा। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी इज ओनली टैक्सेबल टू ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब सिर्फ रेसिडेंट को टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी। और जो फोर्थ कैटेगरी है अदर फॉरेन इनकम, वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो आरओआर है ना सर, उसकी पूरे वर्ल्ड की इनकम जो है ना वो क्या है, इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि उसको तो सब टाइप के ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो रहे हैं। तो जो आरओआर है उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम जो है उसमें क्या लग रहा है, इंडिया में टैक्स लग रहा है। ठीक है, वो जो फर्स्ट है आपका अक्रूड इन इंडिया वो तीनों को टैक्सेबल है, रिसीव्ड इन इंडिया में तीनों को है, थर्ड कैटेगरी जो है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में है और फोर्थ कैटेगरी सिर्फ फर्स्ट वाले को टैक्सेबल है। आई होप आई एम क्लियर। ये चार्ट आपको ना रट लेना है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और चौथा है आपका अदर फॉरेन इनकम। ठीक है, चौथा क्या है आपका, अदर फॉरेन इनकम। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट्स में जो है वो डिगिन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है आपका, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, दैट वाज योर नोट नंबर 1। जो अपनी पहली इनकम थी ना सर, इनकम अक्रू इन इंडिया, उसका नोट नंबर था इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन क्या है उसका, सेक्शन 9(1). क्या बोलता है ये बोलता है कि मान लिया जाएगा कि इनकम डीम टू अक्रू हुई, मतलब मान लिया जाएगा कि इनकम जो है वो इंडिया में अक्रू हुई है, अराइज हुई है, आप करो ना करो बट इन केसेस में मान लिया जाएगा, सेक्शन 9(1) के केसेस में मान लिया जाएगा। तो 9(1) के ना टोटल कितने केसेस है, टोटल 8 केसेस है। ठीक है, 9(1) के टोटल 8 केसेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम 911, 912, 913, 914, 91567 और 918। ठीक है, तो टोटल कितने केसेस हैं आपके पास, टोटल आपके पास है 8 केसेस, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब धीरे धीरे अपन अगर अंदर जाएंगे, सेक्शन 9(1) इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। सबसे पहला केस जो है बात करता है 911। 911 क्या बोलता है, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम जो है वो अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम। ठीक है, डायरेक्टली इंडिया के बाहर हो रही है या फिर इनडायरेक्टली इंडिया के बाहर हो रही है, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो जियो, अब जियो जो है वो इंडिया का बिजनेस है, ठीक है, लेकिन हमने कोई सर्विसेज बाहर प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल जियो के नेटवर्क्स जो है वो हमने पाकिस्तान में भी दिया, बांग्लादेश में भी दिया है, या पूरे वर्ल्ड वाइड अगर जियो के नेटवर्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको इनकम जो है वो इंडिया के बाहर भी तो अक्रू हो रही है ना, क्योंकि बिजनेस तो इंडिया का है, तो पाकिस्तान में अगर आपको इनकम हो रही, बांग्लादेश में हो रही, बाकी जगह पे हो रही है, तो दैट इज एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आपका कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया से और आपको अक्रू हो रही है इनकम कहाँ, इंडिया के बाहर। उसके बाद नेक्स्ट, एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, मतलब एसेट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि घर इंडिया में लोकेटेड है, रेंट आपको बाहर मिल रहा है, शेयर्स इंडिया के हैं बट आपने इंडिया के बाहर बेच दिए, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन एफडीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एसेट जो है, जो सोर्स है वो इंडिया में अगर लोकेटेड है तो वो सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था कि कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, मतलब जियो बिजनेस इंडिया का बट अपने बाहर भी टावर्स लगाए हुए और बाहर आसपास की कंट्रीज में भी सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक बांग्लादेश, नेपाल, तो वहां पर इनकम हो रही है। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी और एसेट है ना वो ही इंडिया में लोकेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर इंडिया में लोकेटेड है, रेंट बाहर से आ रहा है, ठीक है, लेकिन और क्या बोलते हैं एफडी जो है वो इंडिया के बैंक में है, इंटरेस्ट आपको बाहर से आ रहा है, शेयर्स जो है वो इंडिया में,
तो जो एसेट इंडिया में है लेकिन आपको इनकम जो है वो इंडिया के बाहर हो रही है। और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो यहाँ पर आपने एसेट को ही उठा के बेच दिया है। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा था, आपको ना सर इनकम हो रही थी एसेट के ऊपर। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा था, आपको इनकम हो रही थी एसेट के ऊपर। लेकिन थर्ड वाला जो केस है वो बोलता है कि आपने एसेट ही बेच दिया, आपके पास घर था आपने बेच दिया, एफडी था क्या बोलते हैं बेच दी, शेयर्स थे बेच दिए। तो जब आप इंडिया की कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर देते हो जो कि सिचुएटेड इन इंडिया है, तो वो भी क्या है, डीम टू अक्रू इन इंडिया। ठीक है, दैट इज योर 911। 911 की मेन कंडीशन क्या है कि वो अक्रू हो रही है आपको आउटसाइड इंडिया, कि वो आपको अराइज हो रही है, कि वो आपको पैदा हो रही है, वो आपको अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, पैदा हो रही है इंडिया के बाहर, लेकिन इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, इंडिया में एसेट लोकेटेड है, इंडिया का कैपिटल एसेट बिक गया है, तो हम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, इनकम भले इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, या फिर एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स अगर इंडिया में लोकेटेड है, या फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, अगर ऐसा कुछ है, तो उस केस में क्या होगा आपका, तो उस केस में क्या बोलते हैं, इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा 911। ठीक है, फिर 912, 912 क्या बोलता है, सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, अब आपने अगर सर्विस इंडिया में रेंडर की, लेकिन अगर आपको सैलरी बाहर से मिल रही, फॉर एग्जांपल मान लो आप मेटा में आपकी जॉब है, गूगल में आपकी जॉब है, या फिर आपकी जॉब जो है वो टेस्ला में आपकी जॉब है, तो हो सकता है कि आप मार्केट सर्वे के लिए इंडिया आए हो और आपको सैलरी जो है वो इलॉन मस्क दे रहा है या फिर जेफ बेजोस दे रहे हैं, तो बाहर की कंपनी से आपको सैलरी आ रही है। ठीक है, पेप्सी में आपकी जॉब है, तो ऐसे बाहर की कंपनी से आपको सर्विस आ रही है, लेकिन आपने सर्विस रेंडर कहाँ की है, इंडिया में की है, तो दैट इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। तो पहले वाले केस में क्या था, इनकम इंडिया के बाहर हो रही, लेकिन इनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, या फिर क्या है आपका प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स इंडिया में, या तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है। फिर आपको क्या मिल रही है, सैलरी, तो इससे पर सिर्फ सैलरी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि सैलरी मिल रही है, बट आपने सर्विसेज जो है वो इंडिया में रेंडर की है। अब सैलरी इंडिया में मिले इंडिया के बाहर मिले उसको कोई देना देना नहीं है। अगर आप सर्विसेज इंडिया में रेंडर कर रहे हो तो आपको वो डीम टू अक्रू इन इंडिया है। ठीक है, उसके बाद 913, 913 क्या बोलता है, सैलरी बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन को सैलरी मिल रही गवर्नमेंट से फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कि अगर आप इंडिया के बाहर सर्विस करते हो और आपको इंडिया की गवर्नमेंट अगर सैलरी पे कर रही है, तो उस केस में वो क्या है, डीम टू अक्रू इन इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इंडियन एम्बेसी हो गया कि बाहर सर्विस दे रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स, मतलब यहाँ के जो डिप्लोमेट्स है जो बाहर जाके दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो, और बाहर वाले यहाँ आ रहे तो उनको फॉरेन बोलते हैं, तो उनको उनकी जगह पे होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या बोल रहा है कि अगर इंडिया के लोग इंडिया के बाहर जाके दे रहे हैं सर्विस दे रहे हो, इंडिया की गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, तो वो क्या है, डीम टू अक्रू इन इंडिया है। बट यहाँ वाले केस में आपको ध्यान रखना है, ओनली बेस सैलरी इज टैक्सेबल, ओनली सैलरी टैक्सेबल, allowances and perquisites are exempt, allowances and perquisites are exempt। ठीक है, अलाउंसेस और परक्विजिट्स जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सैलरी बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सर्विसेज का इंडिया के बाहर रेंडर हुई है, तो उस केस में सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस और परक्विजिट्स जो मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। दैट इज योर 913। तो 2 और 3 दोनों जो है वो क्या है, 2 और 3 दोनों जो है वो सैलरी से रिलेट करता है। सैलरी अगर इनकम होगी तो ही 2-3 में आएगा, उसके अलावा दूसरी इनकम होगी तो 2 और 3 में नहीं आएगा। ठीक है, तो 911 बिजनेस का है, 912 और 3 सैलरी का है। पहले वाले में है सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सैलरी कोई भी दे रहा हो, कोई लेना देना नहीं। थर्ड वाले में सैलरी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर काम करने के लिए, तो उसकी बात कर रहे हैं। फिर 914 क्या बोलता है, डिविडेंड। 914 क्या बोलता है, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर पे करोगे तो वैसे भी वो अक्रूड इन इंडिया, उसको डीम केस बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर इंडिया के बाहर पेमेंट करते हो अगर आप, ठीक है, तो अल्टीमेटली एक चीज ध्यान रखना, डीम केसेस कहाँ के, जहां पर इनकम इंडिया के बाहर हो रही है तभी हम लोग को डीम लगाना पड़ेगा। अगर इनकम इंडिया के अंदर हो तो डीम लगाने की जरूरत क्या। ठीक है, तो पहले वाले में भी क्या था कि अल्टीमेटली इनकम जो है वो इंडिया के बाहर हुई थी। सेकंड वाले में सर्विस इंडिया की रेंडर की है, लेकिन पैसा बाहर से भी आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया,
बाहर से अगर पैसा लिया है तो और इंडिया में सर्विस रेंडर की यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड वाला जो केस है उसमें इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के बाहर सर्विस रेंडर करने के लिए आपको पैसा दे रही है। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर तो वो मान लिया जाता है कि वो अक्रूड इन इंडिया है। फिर नेक्स्ट 9156 और 7, तो जो 915 है, 916 है और 917 है, उनको ना क्या किया है अपने को, तो उनको उन तीनों को साथ में रखा गया है। मतलब साथ में क्यों रखा गया है? क्योंकि उन तीनों का प्रोविजन जो है वो सेम है। क्या है? सेम 567 का। ठीक है, तो अब 915 जो है सर वो क्या है? आपका इंटरेस्ट है। 916 जो है सर वो आपका क्या है? रॉयल्टी है। और 917 जो है वो क्या है? आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। ठीक है, तो 915, 916 और 917, 915 जो है वो क्या है? इंटरेस्ट है। 916 जो है वो क्या है? रॉयल्टी है। और 917 जो है वो क्या है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो 915 जो है वो क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट 915, 916 क्या है? रॉयल्टी। और 917 जो है वो क्या है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो ये तीन इनकम के लिए बनाया गया। जैसे फर्स्ट वाला बनाया गया था बिजनेस के लिए, सेकंड थर्ड बनाया था सैलरी के लिए, फोर्थ बनाया डिविडेंड के लिए, फिफ्थ सिक्स सेवन, तो फिफ्थ बनाया गया आपका इंटरेस्ट के लिए, सिक्स बनाया गया रॉयल्टी के लिए, और सेवेंथ बनाया गया है आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए। अब इंटरेस्ट जो है वो आपको कब मिलता है? तो इंटरेस्ट आपको मिलता है जब आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। रॉयल्टी, अगर आपने कोई क्या बोलते हैं मशीन दिया या फिर कोई भी चीज का अगर आपको रेंट मिल रहा है, आपने बुक दिया या कुछ और दिया और उसके बदले आपको यूज के लिए क्या मिल रहा है? उसका रॉयल्टी। तो पहला पैसा यूज करने के लिए इंटरेस्ट, बुक या फिर क्या बोलते हैं कोई और चीज यूज करने के लिए रॉयल्टी, और सर्विसेज के अगेंस्ट में क्या मिलता है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर ये तीनों इनकम अगर फॉर एग्जांपल मान लो रेसिडेंट को हो रही है, नॉन रेसिडेंट को हो रही है, या तो गवर्नमेंट को हो रही है, कहां से हो रही है उसमें कोई कंडीशन है क्या? नहीं। तो कौन दे रहा है? नहीं। हो किसको रहा है? ये जो तीनों इनकम है या तो रेसिडेंट को मिल रही है, तो नॉन रेसिडेंट को मिल रही है, तो गवर्नमेंट को मिल रही है। तो अगर गवर्नमेंट को मिल रही है ना, तो वो क्या है आपका? ऑलवेज डीम टू अक्रू और इंडिया, उसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रॉयल्टी या एफटीएस मिल रहा है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है, लेकिन अगर रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है तो उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए जो पैसा लोन में लिया, क्या वो लोन जो है वो इंडिया के बिजनेस में लगा हुआ है? रॉयल्टी जिस बुक के अगेंस्ट में मिली, क्या वो बुक इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हो रही है? क्या वो मशीन इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हो रही है? या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, क्या वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अगर वो इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो ही वो डीम टू अक्रू और इन इंडिया है। अगर वो इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो वो डीम टू अक्रू और इन इंडिया नहीं है। ठीक है, वापस से बोलूंगी कि इफ दे आर रिसीव्ड बाय रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, क्योंकि इसी का एरो है, गवर्नमेंट का एरो है क्या? नहीं। तो अगर वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, और वो इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं, तो फिर वो डीम टू अक्रू और इन इंडिया नहीं है। ठीक है, तो मैम उस केस में वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? बेटा फिर उस केस में वो फर्स्ट कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी में चले जाएंगे सीधा, और फोर्थ कैटेगरी मतलब अदर फॉरेन इनकम, तो फिर वो आरओआर को टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जो बच्चे भूल जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पॉइंट जो है वो एक्सेप्शन में कवर हो गया, अगर कोई पॉइंट जो है वो एक्सेप्शन में कवर हो जाता है तो उस केस में, ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्सेप्शन में कवर तो उस केस में क्या होता है? एक्सेप्शन में अगर कवर हो गया तो वो फोर्थ कैटेगरी में चल जाएगा, दैट इज अदर फॉरेन इनकम, और फिर वो आरओआर को होगा। अगर एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रॉयल्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट का पैसा रॉयल्टी के अगेंस्ट की मशीन या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अगेंस्ट की जो क्या बोलते हैं सर्विसेज है, वो इंडिया के अंदर के बिजनेस के लिए यूज होती और रिसीव्ड बाय रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होती, तो फिर क्या होता आपका? इंडिया के अंदर के बिजनेस के लिए फर्स्ट कैटेगरी मतलब डीम टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया मान लिया जाता। आई होप आई एम क्लियर। अब सिंस अगर ये इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो उस केस में आपको उसको अदर फॉरेन इनकम रखना है, एग्जेम्प्ट या नॉट टैक्सेबल की कैटेगरी में नहीं डालना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर वो इस कैटेगरी में आती तो वो फोर्थ कैटेगरी में आएगी और आरओआर को अदर फॉरेन इनकम के तौर पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, दैट इज माय 917। और 918 क्या बोलते हैं?
गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, कि अगर रेसिडेंट जो है वो नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहा है, किसको दे रहा है, नॉन रेसिडेंट को, ठीक है, कि अगर जो रेसिडेंट है ना वो किसको गिफ्ट दे रहा है, नॉन रेसिडेंट को, तो जो रेसिडेंट है अगर वो नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, अगर कोई रेसिडेंट जो है वो अगर नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहा है, तो अगर कोई रेसिडेंट जो है वो नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहा है, तो क्या बोलते हैं, किसकी इनकम हुई है, इनकम किसकी हुई, इनकम नॉन रेसिडेंट की हुई। तो अगर वो 50,000 तक है, गिफ्ट बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ मोर देन ₹50,000, कि 50,000 तक तो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो 50,000 से अगर ज्यादा होगा तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया हो जाएगा ऑफ रुपीज मोर देन 50,000। दिस इज माई 918, ठीक है। तो 918 तक हो चुका है, यहाँ पे 911, 912, 913, 914, फिर 5, 6, 7 और 8। ना वापस से 1 किसके लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी या सोर्स या फिर कैपिटल एसेट जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। 2 किसके लिए, सैलरी के लिए, 3 भी सैलरी के लिए, 4 डिविडेंड के लिए, 5, 6, 7 इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस के लिए, और 8 जो है वो आपका है गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। इसको सबको एक पेज में क्यों रखा गया है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको 30-35 चैप्टर जो है वो एक साथ रिवाइज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 15 इनकम टैक्स का, 15 जीएसटी का, तो अभी तो वीडियो देख के समझ तो जाओगे, बट एग्जाम के टाइम रिवाइज करने के लिए वापस से आप 35-40 वीडियोस देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। तो इसीलिए चैट बुक बनाई गई है और सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक पेज में कवर किया गया है, ताकि आपके लिए ईजी हो और पॉसिबल हो। प्लस जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई बार बच्चों के साथ होता है कि रेट्स याद नहीं आते। अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो सॉल्व करते टाइम रिलेट कर पा रहे होंगे उस बात को, कि जो रेट्स है वो याद नहीं आते, कभी आप भूल जाते हो कि इधर का रिबेट क्या था, इधर का रिबेट क्या था। तो इसीलिए इसको डिजाइन और स्ट्रक्चर भी वैसा किया गया है ताकि आप भूले ना, और आप एक पेज अपने सामने रखें तो आपको सारी चीजें जो एक साथ दिखे, ताकि आपके लिए कंपैरिजन करना भी जो है वो क्या हो, इजी हो, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने क्या किया है, 9(1) इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। वीडियोस आर फॉर अंडरस्टैंडिंग बट चार्ट बुक इज फॉर रिविजन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज मेड फॉर रिविजन, ठीक है। अब कुछ जो है वो क्या दिए हुए हैं, इसके नोट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने 8 पॉइंट जो है वो कवर कर लिया है। वापस से बता देती हूँ, 911 इनकम इंडिया के बाहर हो रही लेकिन बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, या तो प्रॉपर्टी या सोर्स इंडिया में लोकेटेड है, या तो फिर कैपिटल एसेट इंडिया की बेच दी गई है। 912 जो बात करता है सैलरी की, कि सैलरी जो आपने सर्विस इंडिया में रेंडर की है, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। फोर्थ है डिविडेंड का, जो इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर डिविडेंड पे कर रही है। 5, 6, 7 इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस गवर्नमेंट को अगर मिल रहा है तो ऑलवेज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को अगर मिल रहा है तो वो जिस चीज के लिए मिल रहा है, क्या वो इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हुई है, तो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। अगर नहीं हुई है तो फिर वो अदर फॉरेन इनकम। और लास्ट वाला है 918 दैट इज गिफ्ट, अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को देता है। ये केस बहुत ही स्पेसिफिक है, इसको घुमाए ना। अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट देता है जो कि 50,000 से ऊपर है, तो वो क्या है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। आई होप आई एम क्लियर, यस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट योर एक्सेप्शन टू द बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। कौन कौन सी चीजें जो है वो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाए। तो 911 में हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या, बिजनेस कनेक्शन। तो किसको अपन बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, मतलब सरकार जो है वो इन केसेस को इंडिया में टैक्स नहीं करना चाहती और उनको क्या देना चाहती है, फायदा देना चाहती है। कौन से केसेस है सर वो, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, ठीक है। ऐसे बिजनेसेस जो कि ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। अब ऐसा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मान लो टेस्ला। अब जैसे टेस्ला पूरी की पूरी जो है वो क्या हो रही है, इंडिया से बाहर बन के आ रही है, सब कुछ इंडिया के बाहर हो रहा है, तो क्या आप पूरे टेस्ला के प्रॉफिट में इंडिया में टैक्स लगा सकते हो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग है किसी चीज की, कोई चॉकलेट है, जैसे फॉरेन चॉकलेट है, ठीक है, फरेरो रोशर्स वगैरह होगा, पूरी की पूरी चीजें जो है वो इंडिया के बाहर बन के आ रही है। यहाँ पर फॉर मान लो सिर्फ पैकिंग हो रही है, फिर उसको डिफरेंट तरीके से क्या बोलते हैं, बुके बना के बेच रहे हैं। तो जहां पर पूरा ऑपरेशन इंडिया में कैरी आउट नहीं हो सकता,
तो क्या उसके पूरे ऑपरेशन पे हम इंडिया में टैक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं। वो जिस चीज के लिए इंडिया में टैक्स लगता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सिर्फ सेल हो रहा है तो इंडिया में जो सेल वाला पॉइंट है बस उसी पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, कि अगर कोई बंदा बाहर से इंडिया आता है, यहाँ से गुड्स खरीदता है और यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, तो उसको भी अपन क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट मानते हैं, और उसको डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं ना। अगर आप एक्सपोर्टर है मतलब आप इंडिया के भगवान है, तो क्या आपसे टैक्स लेंगे क्या? नहीं, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तीसरा, कलेक्शन ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। तो ऐसा ना हर कंट्री के साथ होता है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमको टैक्स नहीं लगता, वो यहाँ आते न्यूज और व्यूज कलेक्ट करने के तो उनको टैक्स नहीं लगता, मीडिया वालों को। ठीक है। तो अगर आप इंडिया आते हो फॉर कलेक्शन ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया, तो उसके केस में आपको कोई डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या है कि अगर ऑपरेशन इंडिया में कैरी आउट नहीं हो रहे तो उसके रिस्पेक्ट का टैक्स इंडिया में नहीं लिया जा सकता। सेकेंड, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, कि अगर गुड्स इंडिया में परचेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए नहीं हो सकता, न्यूज व्यूज इंडिया में कलेक्ट कर रहे हैं तो नहीं हो सकता, फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, नॉट अक्रू और राइज इन इंडिया, मतलब बिजनेस कनेक्शन नहीं है। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया इफ सच नॉन रेसिडेंट इज, अगर मैं क्या कर रही हूँ इंडिया में फिल्म शूट करने के लिए आ रही हूँ, और जो आने वाला है वो अगर वो इंडिविजुअल है, अगर आने वाला जो है वो क्या है, इंडिविजुअल है, जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर आने वाली पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर जो है वो इंडिया का सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आने वाला इंसान कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन या रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई बंदा फिल्म शूट करने के लिए आ रहा है और जो आ रहा है वो इंडिविजुअल है तो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए वो। सेकंड, अगर फर्म आ रही तो कोई भी पार्टनर इंडिया का रेसिडेंट या सिटीजन नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनी आ रही तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो इंडिया का सिटीजन या फिर क्या बोलते हैं रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन के लिए। अब एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड इन SNZ। SNZ का मतलब होता है स्पेशल नोटिफाइड जोन्स। ठीक है, तो अगर आप काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स, ठीक है, अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स का सिर्फ क्या कर रहे हो बेटा, अगर सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हो इन स्पेशल नोटिफाइड जोन, तो उस केस में उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि फॉलोइंग चीजों को बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता, और जो बिजनेस कनेक्शन नहीं है वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं है, मतलब फिर वो कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ कैटेगरी में चले जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। ओके, उसके बाद कुछ छोटे छोटे नोट दिए हुए उसको समझना जरूरी है। पहला नोट यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोलता है, इंटरेस्ट रॉयल्टी FTS will be treated irrespective of the territorial nexus, means whether or not non-resident has a residence or place of business in India, non-resident has rendered services in India। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया, अब यहाँ पे इंडिया में बनता नहीं, फॉरेन से कोई बनता है वो बनाएगा। तो फॉरेन से बंदा दो केस हो सकते हैं, यहाँ आके फिर आपका सॉफ्टवेयर ठीक करके जा रहा है, या तो वहां पे बैठे बैठे आपका सॉफ्टवेयर जो वो रिपेयर कर देता है। दोनों केसेस में ही माना जाएगा कि उसने इंडिया के बिजनेस में सर्विस दी है। तो वही बोल रहा है कि रॉयल्टी, FTS और इंटरेस्ट, तीनों केस में आपको ये नहीं देखना है कि क्या नॉन रेसिडेंट का कोई रेसिडेंस है कि नहीं है, नॉन रेसिडेंट का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कि नहीं है, नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में सर्विस रेंडर किए तो आके थोड़ी रेंडर किए, उसका कोई टेरिटोरियल नेक्सस नहीं है। अगर वो इंडिया के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है लेकिन सर्विसेज अगर इंडिया के बाहर से भी प्रोवाइड की गई है तो भी मान लिया जाएगा कि डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया है। वापस से, अगर क्या बोलते हैं सर्विसेज इंडिया के बाहर से भी प्रोवाइड की गई है तो भी मान लिया जाएगा कि वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नोट फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए क्या नोट है, इंटरेस्ट मतलब 915, क्या बोलता है ये, मनी बोरोड बाय नॉन रेसिडेंट फॉर एनी पर्पस इन इंडिया अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। ठीक है, अगर नॉन रेसिडेंट मनी बोरो करता है और वो इंडिया के बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा किसी दूसरी चीजों में अगर लगा देता है तो वो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल क्या है आपका, कि आपने क्या दिया है, लोन टू कंपनी, लोन टू कंपनी डिवेंचर के फॉर्म में दिया है, किसी भी फॉर्म में दिया है, तो क्या इसका मतलब है कि आपने इंडिया के बिजनेस में पैसा लगाया? नहीं, इंडिया के बिजनेस में पैसा लगाने का मतलब यह है कि आपने इंडिया में बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स खरीदे, तो ही उस केस में 915 जो है वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और नोट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज,
कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में क्या क्या चीजें नहीं आती है, क्या नहीं आता, पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, असेंबली नहीं आती, माइनिंग नहीं आता, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है भाई, कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग ये टेक्निकल सर्विसेज थोड़ी ना, मतलब ये तो आपका जमीन से रिलेटेड की जो मैनुअल वर्क से रिलेटेड है। टेक्निकल मतलब कि आपको दिमाग से, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो दीज आर नॉट टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम ना, तो इसलिए क्या है, क्या बोलते हैं, एफटीएस में कवर नहीं होते। ठीक है, तो एक नोट किसका है, इंटरेस्ट का है, एक नोट किसका है, एफटीएस का है। उसके बाद एक और नोट क्या बोलता है, सैलरी रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट सी फेयरर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। नॉन रेसिडेंट मतलब जो शिप में जो लोग रहते हैं नॉन रेसिडेंट है, और सी फेयर मतलब जो क्या बोलते हैं सी में रहते हैं हमेशा से, और उन्हें सैलरी अर्न कर रहे हैं, और वो इंडिया के एनआरई अकाउंट में अगर उनकी सैलरी क्रेडिट होती है, ठीक है, इंडिया के एनआरई अकाउंट में अगर उनकी सैलरी जो है वो क्रेडिट हो रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, प्लस उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, ठीक है, तो सैलरी तो है, इस सैलरी के ऊपर का इंटरेस्ट जो है दोनों इंडिया में क्या है, नॉट टैक्सेबल है। तो रिसीव्ड इन एनआरई अकाउंट मेंटेन्ड विथ इंडियन बैंक इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, एंड इंटरेस्ट ऑल्सो, कि अगर इंटरेस्ट भी है तो वो भी क्या है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी अब हमने नोट कंप्लीट किया है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमने पूरा 911, ये जो पूरा केस है किस चीज का है, 911 का ही है, सॉरी 91 का, इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, उसमें कितने नोट्स होते हैं, क्या बातों का ध्यान रखना है, वो पूरा हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक है, बार बार वीडियो नहीं देख पाओगे, चार्ट बुक भले आप रिवाइज कर सकते हो बार बार। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपको, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये आपका था वर्किंग नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 कर दोगे, दैट इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्या पॉइंट है ये, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, क्या बोलता है ये बोलता है कि कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस टू 12% टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ, कि अगर 12% से ऊपर, क्योंकि 12% तक क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है आरपीएफ में, अगर आपको याद होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 12% से ऊपर जो है सरकार टैक्सेबल करना चाहती है, और सबका टैक्सेबल करना चाहती है। सबका मतलब क्या है, सबका मतलब है आरओआर, आरएनओआर और एनआर। तो जो केसेस सरकार अक्रूड इन इंडिया या डीम टू अक्रूड इन इंडिया डालती है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अगर डालती है, तो उस केसेस में क्या है, सरकार सबको टैक्सेबल करना चाहती है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में 12% से ऊपर, वो क्या है आपका, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, मतलब इंडिया में टैक्सेबल होगा और सभी को टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ठीक है, ये क्रेडिट हुआ है इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, तो वो क्या है आपका टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। सेकेंड, contribution by the central government and other employer under a pension scheme under section 80 CCD, कि अगर आपने पेंशन स्कीम में पैसे जमा करा रहे हो और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो क्या है आपके लिए डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब वो हर किसी को टैक्सेबल हो जाएगा। और अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, तो वो भी क्या है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तो वो भी क्या होगा, सबको टैक्सेबल हो जाएगा। और दिस इज व्हाट योर नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिसीव इन इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़ के जाना है। अब द लास्ट नोट ऑफ द चैप्टर क्या बोलता है, रिसिप्ट रिफर्स टू फर्स्ट टाइम ओकेजन ऑफ रिसिप्ट एंड गेट्स कंट्रोल ऑफ द मनी, सब्सिक्वेंट रेमिटेंस एंड ट्रांसमिशन इज नॉट रिसिप्ट ऑफ इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिसिप्ट का मतलब क्या है, तो रिसिप्ट का मतलब है सर फर्स्ट टाइम ओकेजन ऑफ रिसिप्ट, ऐसा नहीं कि बार बार नहीं, फर्स्ट टाइम ओकेजन ऑफ रिसिप्ट एंड गेट कंट्रोल ऑफ द मनी। सब्सिक्वेंट रेमिटेंस या ट्रांसमिशन जो है वो रिसिप्ट नहीं है, और रिसिप्ट ही टैक्सेबल है, रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हैं, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, कि अगर आपको पास्ट की कोई अनटैक्स्ड आपकी फॉरेन इनकम है ब्रॉट टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल रिगार्डलेस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है,
brought to India is not taxable regardless of residential status, regardless of what your residential status. तो यहाँ पर है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, जो पास्ट है और अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है ब्रॉड टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल रिगार्डिस, मतलब कि अगर पास्ट की कोई इनकम है आप इंडिया भी लेके आ रहे हो तो हम लोग क्या दिक्कत है, पास्ट की अगर कोई इनकम है इंडिया अभी लेके आ रहे हो तो पास्ट में टैक्स नहीं लगा वो आपका मैटर है, अभी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज लेफ्ट दैट इज पोएम। पोएम समझना बहुत जरूरी है। पोएम का मतलब क्या होता है? पोएम का मतलब होता है प्लेस वेयर key management and commercial decision are taken that are necessary for conduct of business as a whole, ठीक है। जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, जो कंपनी को दिशा देते हैं, दशा देते हैं, वैसे डिसीजंस जहां लिए जाते हैं उस जगह को बोलते हैं कि कंपनी का पोएम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। पोएम का फुल फॉर्म क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर अपन ऐसा बोलते हैं कि पूरे डायरेक्टर्स जो है वो रहते इंडिया में, लेकिन डिसीजंस अगर यूएस में लिए जाते हैं तो पोएम यूएस में माना जाएगा। तो प्लेस जहां पर एक्चुअली वो रहते हैं लोग, उससे मतलब नहीं है, जहां पर बोर्ड मीटिंग हो रही है और जिस जगह पे डिसीजन लिए जा रहे हैं वो जो है वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन कंपैरिजन कि वो लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर रेसिडेंशियल स्टेटस। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो चुके होंगे, ठीक है। और इफ यू वॉन्ट टू बाय आवर चार्ट बुक देन अगर वेबसाइट की जो लिंक है वो इसके नीचे दी गई है। आई होप आपको वीडियोस जो है वो सारे समझ आ गए होंगे एंड यूट्यूब वीडियोस आर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड चार्ट बुक इज फॉर रिविजन। तो अगर आपको बाय करना है तो बिल्कुल लिंक में जाके आप बाय कर सकते हैं टू योर सेव योर टाइम बिफोर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या 40-50 वीडियो एक साथ देखोगे क्या? नहीं देखने वाले हो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।